दफन 4। उस वक्त उन तीनों के चेहरों पर एक सा हाव भाव चढ़ा और उतर आता। उस हाव भाव में घबराहट और संदेह का मिला जुला हाव भाव था। प्रोफेसर साहिल और ध्रुव शायद एक दूसरे का मन जान चुके थे कि वे किस प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, जबकि श्रीवास्तव थोड़ा उधेड़-बुन में था। क्या आपको लगता है हमारी समस्या का हल किसी साइंटिस्ट के पास होगा? मतलब हम सब तो आर्कियोलॉजी से जुड़े हैं और यहाँ पर प्रोफेसर हामिद के रहस्यमयी तरह से गायब होने पर विचार विमर्श कर रहे, फिर इसमें किसी साइंटिस्ट की क्या भूमिका हो सकती है? दोनों हैरानगी से श्रीवास्तव का चेहरा देख रहे थे, जो अपनी बात अभी भी कह रहा था। सर प्लीज़ मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी साइंटिस्ट पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय किसी और व्यक्ति से संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी और व्यक्ति से क्या मतलब? प्रोफेसर साहिल ने पूछा। श्रीवास्तव अपनी बात साफ करता है, सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी साइंटिस्ट के बस की नहीं होती, वो सब समझिए दूसरी दुनिया की बात होती है। अब एक साइंटिस्ट तो इन सब में विश्वास करने से रहा। मुझे तो लगता है यहाँ आते हुए यही कहेंगे कि मिट्टी में कोई मादक कंटेंट होगा जिसकी बेहोशी में प्रोफेसर कहीं चले गए, या फिर कोई और साइंटिफिक थ्योरी बताएंगे, पर मुझे लगता है ये कुछ अलग ही मामला है। मैं काफ़ी सालों से प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ, इससे मैं उन्हें बेहतर जानता हूँ कि वे कभी ऐसे कहीं नहीं जा सकते जब तक कोई उन्हें न ले गया हो। कौन? आपकी? ध्रुव त्वरित पूछ उठा। श्रीवास्तव अब थोड़ा अचकचा गया। अब वो तो यूं ही कह गया, पर सर क्या आपको नहीं लगता ये मामला कुछ अजीब सा है? उसी गड्ढे को जिन दो मजदूरों ने खोदा उनकी ये हालत हो गई, उसी गड्ढे में प्रोफेसर सर गए तो गायब ही हो गए। आपको नहीं लगता है ये कुछ अलग ही मामला है? तब से श्रीवास्तव की घुमावदार बात से प्रोफेसर हामिद थोड़ा झल्लाते हुए कह उठे। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास्तव, वो साफ साफ बताओ। मुझे ये कोई पैरानॉर्मल मामला लगता है और पुरानी जगह पर ऐसा होना कोई अजीब बात भी नहीं। श्रीवास्तव की बात सुनते प्रोफेसर साहिल उसी सपाट भाव से कहने लगे। तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? श्रीवास्तव, मेरी समझ में एक व्यक्ति है जिसकी मदद हम ले सकते हैं। प्रोफेसर साहिल, कौन? किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर जे, हाँ वे इसी नाम से फेमस है। मैं भी उनके लाखों फॉलोवर्स में से एक हूँ। वे इतने हैरतअंगेज जगहों पर जाते हैं जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। उनके इन्हीं कारनामों पर जाने कितने पॉडकास्ट चलते हैं और सब के सब सक्सेस रहते हैं, क्योंकि उनका अनुभव एकदम रियल रहता है, कोई फेक नहीं। कोई तो कहता है वे ऐसी ऐसी जगह से वापस आए हैं जहाँ से कोई आज तक वापस नहीं आया। बात तो यहाँ तक की जाती है कि कोई रूहानी ताकत उनकी हमेशा रक्षा करती है। अब आप ही सोचिए क्या गजब की शख्सियत है वो। उनके बारे में बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर पता नहीं कभी उनसे मिलूंगा तो जाने क्या होगा मेरा। वैसे उनका अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं, पर हम एक बार उन्हें ईमेल करके कोशिश कर सकते हैं। श्रीवास्तव एक सांस में कह गया। सब कुछ पल तक दोनों उसका चेहरा देखते रहे। फिर प्रोफेसर साहिल कहते हैं, देखो श्रीवास्तव, अभी हम इस अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंसे हैं कि हमारे लिए ये बता पाना मुश्किल है कि हमारी समस्या का हल किसके पास है। फिलहाल तो मेरा मुख्य टारगेट सबसे पहले प्रोफेसर हामिद का मिलना है, फिर इस लिपि का पढ़ा जाना। तो मेरे ख्याल से हमें जो मुनासिब लगता है हमें वो सारे रास्ते अपना लेने चाहिए। तुम उन मिस्टर जे जो भी है उन्हें ईमेल करके देख लो और मैं प्रोफेसर को बुलाकर देख लेता हूँ। बाकी पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। इस ख्याल से एक बार फिर इंस्पेक्टर पी.के. चौधरी का ख्याल आया और उन सब का मुंह जैसे कसल हो उठा। अब देखते हैं पुलिस क्या कर पाती है। फिलहाल हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, मैं अभी ईमेल कर देता हूँ। उन दोनों की बातों के बीच ध्रुव अब तक उस पत्थर को किनारे तक सरका लाया था। फिर तीनों उसे धकेलते हुए ट्रॉली में रखकर कैंप के लिए निकल जाते हैं। जब तक वे उस पत्थर को रखते दोपहर हो आई थी और तभी एक और खबर ने उन्हें आगे की कोई कार्रवाई नहीं करने दिया। सर, बुरी खबर है, वो जो दोनों मजदूर हैं ना। हाँ, क्या हुआ उन्हें? नारायण के फोन पर श्रीवास्तव भी हड़बड़ा गया था। अब आप खुद ही हॉस्पिटल चले आइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे बताओ तो। श्रीवास्तव बोलता रह गया और उधर से फोन कट गया। इससे वह बुरी तरह से झुंझला उठा। 2 मिनट रुककर बता देता तो क्या कॉल ट्रंक कॉल बन जाती। ऐसा ही सस्पेंस बना रहा तो मैं हार्ट अटैक से ही मारा जाऊंगा। चलकर साहिल सर को बताता हूँ। अगले ही पल तीनों एक बार फिर से हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। वहां पहुंचते वे सहसा उस दरवाजे पर ठहर जाते हैं जिस वार्ड में वे दोनों मजदूर भर्ती थे। दरवाजे पर ठहरे वे अंदर का नज़ारा देखते हैं और अगले ही पल एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। वे दोनों मजदूर सही सलामत अपने अपने बैग पर थे। उन्हें सही हालत में देख उन सब के चेहरे पर राहत आ जाती है कि अब शायद पता चल पाए कि उस जगह पर हुआ क्या था। वे तीनों भी अंदर आ जाते हैं।
उन दोनों मजदूरों के बीच में एक सिपाही खड़ा था जिसकी हालत कुछ उड़ी उड़ी थी। नारायण भी कंफ्यूज सा वही खड़ा था। उसे देखते हुए प्रोफेसर साहिल कहने लगे, फोन की बात सुनते मैं तो एक पल को घबरा ही गया कि जाने क्या हो गया। शुक्र है दोनों ठीक हो गए। क्या इन्होंने बताया कि क्या हुआ था इनके साथ? इस पर प्रोफेसर साहिल को जिस हाव भाव की अपेक्षा थी उसके बजाय वो सिपाही अब उनकी तरफ मुड़ता हुआ उन्हें घूरने लगा। क्या हुआ? प्रोफेसर थोड़ा अचकचा उठे। सिपाही भी तुरंत ही फट पड़ा। ये किसी काम के न है, गूंगे हो गए समझे सर ही आप। ये दोनों मजदूर अब बोल न सकते हैं। क्या? ये क्या हो गया? मतलब इनकी आवाज ही चली गई? जी सर जी, आवाज चली गई। सिपाही ने दोबारा प्रोफेसर की बात सही की। चलो कोई बात नहीं, लिखकर बता सकते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ? लिखकर? सर जी इन्हें क ख ग भी लिखना नहीं आता तो क्या खाक लिखेंगे? सिपाही फिर से कलप उठा। और भी ऑप्शन है, ये सांकेतिक भाषा से अपनी बात समझा सकते हैं। प्रोफेसर ने अपनी बात पूरी की। पर सिपाही तो जैसे कल्पा ही बैठा था। पता नहीं कहाँ से इन दोनों जमूरों को आप पकड़ कर लाए हैं। तब से 2 घंटे से मैं इनके साथ सर खपा रहा हूँ, पर मजाल है जो दोनों संकेत से सही से समझा पाए। कोई कुछ कहता तो दूसरा कुछ और उस संकेत पर समझाने लगता। तब से मेरा भेजा घुमाकर रख दिया है। कभी सोचता हूँ अगर आवाज होती तो पता नहीं क्या बकवास इनके मुंह से निकलती। फिलहाल अब आपको बुला लिया है, आप ही इनकी भाषा को समझिए और जो कुछ समझ आए तो पुलिस को भी समझा दीजिएगा। राम राम सर जी। एक सांस में कहता वह सिपाही बाकी के शब्द चबाते हुए वहां से निकल जाता है और उसे जाता देख हुए दोनों मजदूर अब उन चारों को ताकने लगते हैं। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? प्रोफेसर साहिल उनकी ओर गौर से देखते हुए पूछते हैं तो दोनों मजदूर हाँ में सर हिलाते हैं। शाबाश, अब देखो संकेत से बताओ गड्ढे में क्या था? इस पर 2 पल को दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर दोनों हाथ जोड़े हाथ हिलाने लगते हैं। इस पर श्रीवास्तव आगे आता हुआ पूछता है, हिलती जमीन? बच्चा, अरे सही से बताओ क्या कह रहे हो? ये सुनते एक मजदूर गले की गुठली पकड़े जीभ निकाल लेता है तो दूसरा कुदाल से खोदने का संकेत करता है। ये देख प्रोफेसर साहिल भी चकरा जाते हैं। वे पूछने लगे, प्यास लगी है? दोनों भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके बाद उनके सामने खड़े प्रोफेसर साहिल, श्रीवास्तव, ध्रुव और नारायण का दिमाग घूम जाता है। ये देख प्रोफेसर साहिल जल्दी से कहते हैं, ठीक है अभी तुम दोनों आराम करो, हम बाद में आते हैं। चलो ध्रुव, प्रोफेसर से कांटेक्ट भी करना है। इसके बाद उनकी किसी भी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना दोनों झट से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते प्रोफेसर राहत की गहरी सांस फेफड़े में भरते उसी तेजी से बाहर निकालते हैं। उनकी इस बेचैन हालत को देख ध्रुव पूछता है, तो सर आगे क्या करना है? फिलहाल तो हमें सर से कांटेक्ट करना है। वैसे ध्रुव, उस समय हमारी बात अधूरी रह गई थी, क्या तुम भी प्रोफेसर अनिकेत की बात कर रहे थे क्या? ध्रुव भी उसी उत्साह से बोल उठा। एग्जैक्टली सर, आपने जो भूमिका बताई उसके बाद तो कोई जो उन्हें जानता होगा वो उन्हीं सर का नाम झट से लेगा। ओह ग्रेट, वैसे तुम उन्हें कैसे जानते हो? सर, लास्ट ईयर मैं अपने दोस्त से मिलने दिल्ली गया था, तब वही एक सेमिनार में उनका लेक्चर सुना था। बस सर, उसके बाद से मैं उनका फैन हो गया। उनका पेपर रिसर्च जाने किन किन विषयों पर है, सबकी सब अमेजिंग है। हाँ, प्रोफेसर अनिकेत है ही ऐसी शख्सियत। तो सर, क्या आपके पास उनका नंबर है क्या? आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ध्रुव उत्साह से पूछ उठा। उनका नंबर मेरे पास तो नहीं, पर हाँ एक प्रोफेसर है, उनसे बात करके प्रोफेसर अनिकेत सर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अब वे इतना व्यस्त रहते हैं कि कहना मुश्किल है कि वे यहाँ आने को कैसे राजी होंगे। इसके बाद प्रोफेसर झट से एक कॉल लगाते हैं। कॉल कुछ रिंग के बाद रिसीव कर ली जाती है। उस पार के प्रोफेसर साहिल से अनौपचारिक हाल चाल के बाद कहते हैं, वैसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला था, तब सर ने बताया था कि वे छुट्टी पर जाने वाले हैं। शायद ये उनका कोई फैमिली टूर है। वैसे इस वक्त उन्हें परेशान तो नहीं करना चाहिए, पर तुमने बात इतनी गंभीर बताई है तो उम्मीद है वे भी तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ले। फिलहाल मैं उनका नंबर भेज देता हूँ साहिल, तुम कॉल कर लेना। और हाँ, एक बात बता दूं, वे जल्दी कॉल रिसीव नहीं करते। वो क्या है, मोबाइल भूल जाते हैं हमेशा। कॉल न लगे तो मैसेज छोड़ देना। इसके बाद जो नंबर मिला उस पर तुरंत ही प्रोफेसर साहिल कॉल लगाते हैं और एक बार पूरी रिंग जाने के बाद वाकई कॉल कट जाती है। फिर दूसरी तीसरी बार भी यही होता है। लगता है सर सही कह रहे थे, फोन उनके पास नहीं होगा, आप उन्हें मैसेज कर दीजिए। हाँ ध्रुव, तुम ठीक कह रहे हो, अब यही मैसेज ही हमारी आगे की दिशा तय करेगा। एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके भेजने के बाद दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। वो 5 सितारा होटल था जिसके बाहर पोर्च के हिस्से में एक गाइड कुछ विदेशी पर्यटकों से घिरा हुआ अपना व्याख्यान चालू किए था। काशी,
जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर है। ये गंगा नदी के किनारे बसा है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास है। अंकल, हिंदू धर्म का ये कौन सा तीर्थ है? अचानक एक आवाज पर सभी की निगाह थोड़ा पीछे नीचे की ओर गई, जहां एक 11 साल की लड़की कमर पर हाथ दिए खड़ी पूछ रही थी, ये महादेव की मोक्ष नगरी है न बिटिया? मोक्ष क्या होता है? वो सब क्रियाकलाप से मुक्ति को कहते हैं न बिटिया? कौन कौन से क्रियाकलाप, विस्तार से समझाओ न अंकल। वो बिटिया, काशी में गंगा पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तो गंगा नदी की सहायक नदी का नाम भी बता दो अंकल। अब वे विदेशी सैलानी उस गाइड का मुंह देखने लगे कि वो कब इसका जवाब देगा, पर वो तो बेचारा रटा रटाया बोलने का आदी था और समझ गया कि इस वक्त बुरी तरह फंसने वाला है। बोलो न अंकल, महादेव ने इसी नगरी को क्यों चुना और कौन कौन से तीर्थ है जहां मोक्ष मिलता है? बताओ न अंकल। गाइड को लगा भाग जाए या आंख बंद किए बेहोश हो जाए। वे सारे सैलानी तो हैरान हुए, उस लड़की के लिए ताली बजा उठे, उनके लिए तो वही महाविद्वान थी। अपरा, ओह सॉरी, वो मेरी बेटी को थोड़ा ज्यादा बोलने में मजा आता है तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। आप प्लीज गाइड भैया की बात सुनिए। चलो अपरा, पापा बुला रहे हैं और तुम्हें परी के साथ रहने को कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्यों चली आई? उसका बॉडीगार्ड है न उसके साथ। चिड़ी हुई आवाज में वह अपनी माँ के साथ चलती चलती कहती है। रुद्राक्ष भैया है नाम उसका, समझी न? हल्की से झिड़कती हुई पलक बोली और उसे अपने साथ लिए होटल के अंदर चली गई। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।